यूनाइटेड नेशंस में ईरान के राजदूत का इस बीच एक बयान, होर्मुज संकट के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ईरान ने कहा होर्मुज के लिए सबसे पहले जंग शुरू करने वाले को दोषी ठहराया जाए। होर्मुज को लेकर ईरान की तरफ इशारा न किया जाए कि कल्प्रिट हम हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने युद्ध शुरू किया था, वही होर्मुज की क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आर्थिक तबाही के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जिम्मेदार हैं। ये जो एक नैरेटिव की लड़ाई भी पूरी दुनिया में है जनरल पांडे, ये भी शायद फतह करने के बारे में ईरान लगातार काम कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन से यह बताना कि इसके लिए आप ये मत समझिए कि होर्मुज हमारे पड़ोस में है तो जिम्मेदारी हमारी है। किन लोगों ने हमको कंपेल किया है कि स्थितियां यहां तक जाएं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। कल्प्रिट कौन है एक्चुअली आपको पहचानना पड़ेगा। यहां नैरेटिव और भी बड़े जोर शोर से चल रहा है। ये नैरेटिव और तो चल रहा है, मगर मेरे ख्याल से सारी दुनिया ये चीज़ें समझती है कि इसमें जो दोष है, आप अमेरिका का दोष कितना ही मान लीजिए, मगर इसमें डायरेक्टली जो दोष है वो ईरान का है। क्योंकि इसके अंदर जो थर्ड पार्टी है, जो सीज के जो ट्रेड के लॉज हैं, रूल्स हैं, उसके अंदर आप ये जो पूरे रास्ते को बाधित कर रहे हैं और एक न्यूट्रल कंट्रीज़ के आप टैंकर्स को हिट कर रहे हैं। और सडनली आपने टॉल के बारे में बातचीत करी है और एक वो लेवरेज की तरह इस्तेमाल करने के लिए आप अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहे हो बाकी दुनिया की के ऊपर चल करके। और जो पूरा दुनिया के अंदर आज की तारीख में जो प्राइस राइज है पेट्रोलियम के और ख़ासतौर जो हमारे फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर इशू हो रहे हैं, वो अगर आप ये चाहते हो कि आपने अमेरिका के ऊपर इस चीज़ के लिए बोला है, तो ये इशारे जो हैं फिर पीछे चले जाएंगे कि उन्होंने ईरान ने क्या किया अभी तक, जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई अमेरिका को करनी पड़ी। बट आज मुझको नहीं लगता है कि आज दुनिया को ये ईरान किसी भी तरीके से ये बेवकूफ़ बना सकता है कि इसके अंदर अमेरिका का हक है। बिकॉज हॉर्मुज इज़ ये ग्लोबल कॉमन्स का एरिया है, जिसके अंदर हर एक के हक में है कि वो अपनी ट्रेड की कार्रवाई, अपने ज़रूरतमंद की कार्रवाई को चला सके। ईरान तो जनरल पांडे का एनालिसिस ये है कि ईरान असल में इसको जो अर्थ देने की कोशिश कर रहा है, वो उस तरीके के अर्थ दुनिया में वैसे ही इंटरप्रेट नहीं किए जाएंगे। ये भी समझा जाएगा कि आखिर अमेरिका और इजराइल को ये नौबत क्यों आई कि उनको ये लगने लगा कि हमको इस तरह के ऑपरेशंस करने हैं। अब जरा यहां पर डिप्लॉयमेंट्स के हिसाब से कुछ चीजें समझनी बड़ी आवश्यक है और उसके लिए मैं चाहूंगा आशीष आप आ जाएं मेरे साथ। ये जब कहा जा रहा है कि ये अभूतपूर्व है, इससे बड़ा डिप्लॉयमेंट पहले कभी वेस्ट एशिया में नहीं हुआ, ये ऐसा भी है कि अगर आप इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट पहले से दिखा रहे हैं तो ईरान इस बात को समझकर ही हो सकता है कुछ एक मुद्दों पर हां कर दे। लेकिन ईरान का जो अभी तक रवैया रहा है, उनको इन चीजों से मैंने हिलते हुए देखा नहीं है। ये जाहिर है वो भी देख रहे होंगे। क्या ये वाकई इस तरह का डिप्लॉयमेंट है कि आपको एक गोली ना चलानी पड़े और आप फतह कर लें और आप डॉक्यूमेंट साइन करा लें? देखिए, ये डिप्लॉयमेंट केवल और केवल पोस्चरिंग के लिए है। और ये पिछले 2 से ढाई महीनों में फेज वाइज बढ़ा है। जब लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि सबसे पहले हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स के साथ में लगा देते हैं तो शायद वो मान जाएंगे, नहीं हुआ। दुनिया को ऐसा लगा कि ब्लॉकेट के सामने ब्लॉकेट कर देंगे तब मान जाएंगे, तब भी ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर आपने यूएसएस ट्रिपोली देखा, जब पहली बार मरीन्स आए, अब यूएसएस बॉक्सर आया। क्लियरली ये फेज वाइज दिखा रहा है मैसिव डिप्लॉयमेंट, लेकिन केवल पोस्चरिंग। ये मैसिव डिप्लॉयमेंट है, लेकिन क्या केवल पोस्चरिंग है? ईरान के खिलाफ अमेरिकी तैनाती, ये उत्तरी अरब सागर में, ये देखिए यूनाइटेड यूएसएस लिंकन आपको दिखाई दे रहा है, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश आपको दिखाई दे रहा है। लाल सागर की तरफ अगर आप देखेंगे, ये देखिए बाब अल मंदाब की तरफ अगर आप देखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसएस जेराल्ड आर्ट फोर्ड दिखाई दे रहा है। होर्मुज की खाड़ी की तरफ देखिए यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसन। कुल तैनाती 20 से ज्यादा युद्धपोतों की। और कुवैत की तरफ 13,500 सैनिक तैनात, कतर में 10,000 सैनिक तैनात, बहरीन में 9,000 सैनिक तैनात, जॉर्डन में 4,000 सैनिक, 350 से ज्यादा फाइटर जेट्स। मैं कहता हूं बेशक ये बादल बरसे नहीं, लेकिन इतना घटा टोप अगर ईरान देख रहा है तो उसको भी समझ में आ रहा होगा कि ये तो वजूद पर हमारे सवाल हो सकता है। 1,000 से ज्यादा इजराइल नौसैनिक यहां मौजूद हैं, 600 से ज्यादा फाइटर और ट्रांसपोर्ट शिप्स यहां मौजूद हैं। अमेरिका की ये जो तैनाती है, ये निश्चित रूप से बताती है कि ये बड़ी फॉर्मिडेबल तैनाती है। देखिए, 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स, यूएसएस अब्राहम लिंकन,
एक कैरियर बैटल ग्रुप में आप मान के चलिए लगभग 5 से 8 डिपेंडिंग ऑन कंट्री, डिपेंडिंग ऑन नेवी, अलग अलग शिप्स होते हैं। उसमें सबमरीन भी होंगे। जाहिर सी बात है जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो कम से कम हर एक पे मिनिमम 2 से 3 दर्जन फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स होंगे ही। ऐसे 3 कैरियर बैटल ग्रुप हैं। वो कौन से 3 हैं दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। देखिए यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, दूसरा देखिए यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तीसरा देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स के साथ में आप मान के चलिए सबके साथ में 5 से 7 शिप्स हैं और ऐसी इसी तरह से नंबर 20 पे पहुंच जाता है। ईरान को क्या काबू करने के लिए क्या ईरान पर किसी तरह का एम्फीबियस ऑपरेशन, दर्शकों के लिए बता दूं एम्फीबियस ऑपरेशन वो जो आप समंदर से शुरू करते हैं लेकिन जमीन पर आकर उसे कन्वर्ट करते हैं। लार्जली मरीन्स का डिप्लॉयमेंट उसी लिए है और ये इस तरह का चाहे एम्फीबियस ऑपरेशन करना पड़े या फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप्स करना पड़े, एयर लैंड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के तौर पर हेलीकॉप्टर से हावर करते हुए वो सोल्जर्स या मरीन्स लैंड पर आए। ये सब तैयारी डिप्लॉयमेंट की केवल और केवल ईरान को ये दिखाने के लिए है कि देखो अगर नहीं मानोगे तो क्या क्या किया जा सकता है।